अपन ब्रेक ले लेंगे, तो ब्रेक लेके पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, राइट, थोड़ा ब्रेक लेंगे, राइट। अच्छा, तो अब अपन पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक और मतलब आज से ना मैंने कुछ ऐसे, क्योंकि जितना भी अपना स्टूडेंट्स है ना अपन, अभी मैंने सभी स्टूडेंट्स को ना फ्रॉम टुडे ओनली, मतलब एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स ऐसे डाउट क्लासेस के लिए टाइम देने वाला हूँ। अभी मैं बस वही करने गया था, रमेश जी को आज मैं बोलने गया था कि आज 7 to 8 और 8:30 to 9:30 एक स्लॉट 20 से 30 मिनट्स का होगा, और एक बार में एक ही स्टूडेंट होगा, सारे स्टूडेंट नहीं होंगे एक साथ। तो जो भी अपने डाउट्स है ना 11th क्लास के, जितने चैप्टर पढ़ने पड़े वो सारे डाउट्स अपने निकाल, कंसेप्चुअल डाउट एक तो अपन डाउट्स डिस्कस करेंगे। आज अपन वैसे कंबाइंड डाउट भी कर सकते हैं, जैसे अपना 2:45 से क्लास है तो अपन 4:30 तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपने डाउट कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम सेक्शन ए से लेके एफ तक डाउट्स वो दिया था, होमवर्क दिया था, तो वो होमवर्क अपन कर सकते हैं। और होमवर्क के अलावा अपन क्या करेंगे, अपन होमवर्क के अलावा जो मतलब आपको डाउट्स हैं, अगर कोई पर्सनल डाउट्स इंडिविजुअल डाउट्स हैं तो वो भी करेंगे। लेकिन जो स्लॉट्स वाला पार्ट है, जो मैंने कहा ना कि हाफ एन आवर का स्लॉट इंडिविजुअल स्टूडेंट को देंगे, एक ही स्टूडेंट को स्लॉट मिलेगा 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट जो उसके डाउट्स होंगे। तो आज विल हैव 4 to 5 स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, ठीक है ना। तो आपके भी अगर डाउट्स हैं तो आप सेंटर पे अपने आप को रजिस्टर करवा दो कि भाई हमारा भी डाउट्स है, हम सर के साथ इंडिविजुअल डाउट्स करें। तो उसमें आप ये भी पूछ सकते हो हम कैसे पढ़ें, क्या करें, आपका डाउट्स मतलब है तो डाउट डिस्कशन, और जो भी आपको पर्सनली आपको लगता है कि हमारे टाइम टेबल कैसे सेट करें, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है पढ़ना भी और समझना, तो उस टाइप से अपन ने किया, ठीक है ना। तो चलो अपन, क्योंकि अपन को नहीं पता ना कब तक खुलेगा, मैंने कहा था कि भाई ऑफलाइन डाउट कर लेंगे, अगर ऑफलाइन नहीं हो रहा तो कम से कम इंडिविजुअल डाउट्स तो करूँ मैं, ठीक है ना। तो अपन इंडिविजुअल डाउट्स करेंगे आपस में। चलो भाई, तो अभी अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बचा हुआ है और दूसरा बचा हुआ है अपना दैट इज अच्छा, तुम्हें डर ही लग रहा है कि ऑफलाइन का क्या होगा, कोई बात नहीं, इसलिए तो मैंने ये एक्सरसाइज शुरू किया भाई, थोड़ा सा मतलब अब अगर मैं जाके डाउट भी वहां जाके डाउट भी करता ना, तो अपन क्या करते हैं आपस में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इंडिविजुअल, क्योंकि क्या होता है ना ग्रुप में स्टूडेंट नहीं पूछ पाता, ग्रुप में स्टूडेंट को लगता है दूसरा पूछे मैं क्या पूछूं, जब उसको अपना ही टाइम मिलेगा ना हाफ एन आवर का, कि मेरा ही टाइम है ये, सर सिर्फ मुझे बताएं, तो मैं कितना भी बेसिक पूछ सकता हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ करना क्या है, तो वो उस टाइप से बेटा होता है। तो जैसे बच्चों को अभी यही लग रहा है ना कि जो डर है ना, वो डर आपसे तभी निकलेगा जब आप इंडिविजुअली अपनी बात कह पाओगे कि ये हो रहा है, तो आप फ्रेंकली मुझे बता सकते हो, जैसे घर में पेरेंट्स बताते हो मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो अपन इसको सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। क्योंकि बेटा मतलब मुझे जो लगता है कि बच्चे ना, क्योंकि अगर जैसे मैंने पहले सोचा दो दो स्टूडेंट रखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, वो सोचता है यार ये कुछ सोचेगा मेरे बारे में, मैं कुछ सोचूंगा इसके बारे में, वो दोनों ही नहीं पूछते। मुझे रमेश जी बोले सर 5-5 स्टूडेंट कर देना, बिल्कुल नहीं, मुझे हर एक स्टूडेंट एक एक स्टूडेंट ही चाहिए। कई बार स्टूडेंट डिप्रेस भी होता है बेटा, कुछ वो मोटिवेट भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए, हाउ टू स्टडी, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, तो मुझे हर एक स्टूडेंट के हिसाब से ही बताना पड़ेगा कि तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम बताओ, मैं बताता हूँ तुमको कि उसको सॉर्ट आउट कैसे करें। चलो शुरू करता हूँ।
पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन बताता हूं, उसके बाद अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे। शीट सबके पास है, अपन शीट से ही क्वेश्चंस कर लेंगे। आज से ही लगना शुरू हो गया डाउट्स। आज मैं अभी जो थोड़ी देर के लिए जो आपको ऑन करके छोड़ के चला गया था ना, मैं रमेश जी को बताने गया था कि टुडे 7 to 8, अब वो अपने हिसाब से इक्विलिब्रियम वाला डाउट करेंगे ना। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन पूरा टाइम नहीं पढ़ेंगे। वो 2:45 से 5:45 लगा हुआ है क्लास, ये कुछ अपने लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, 4:30 तक पढ़ते हैं। जितना भी जो भी पढ़ा बचा हुआ है, आप जो भी खत्म कर सकते हो 4:30 तक कर लो, उसके बाद आप डाउट्स ही करवाते हैं। तो अपन डाउट्स करेंगे, अपने दिया तो है आपको डाउट्स, ठीक है ना। तो अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे, और डाउट्स के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कहोगे सर बताओ इस टॉपिक का डाउट कैसे सॉल्व करें, कैसे सोचें, इसलिए तो मैंने इंडिविजुअल डाउट क्लास लगाया। स्टूडेंट को कभी कभी उसको समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ा रहे हो अच्छा लग रहा है, आप पढ़ा रहे हो समझ में भी आ रहा है, हमें कोई डाउट नहीं, आपने पढ़ाया हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जब खुद करते हैं तो नहीं बन रहा, इसलिए मैंने इंडिविजुअल लगाया कि आप तो इंडिविजुअल बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, बस डाउट करेंगे, है ना। तो ये एक्सपीरियंस जो अपन मतलब मेरे पास है, वो कैसे अपन तो यूज करेंगे अपन, है कोई प्रॉब्लम। मुझे एक तो बताना था आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। एक तो अपना बचा हुआ था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, वो कंप्लीट ले अपन। ली चार्टियर्स प्रिंसिपल और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों ही अपन आराम से पढ़ सकते हैं। ली चार्टियर्स प्रिंसिपल एक तरीके से आप खत्म कर चुके हैं। वैसे अपन ने इनर्ट गैस का एडिशन नहीं पढ़ा, अपन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अपना बचा हुआ है, चलेगा। तो उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग में ना, तो पहले अपन उसी को पढ़ लेते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, फिर इसको पढ़ लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग में अफेक्टिंग जो पढ़ रहे थे ना अपन, कॉन्सेंट्रेशन के एप्लीकेशन पढ़े अपन ने, उसमें अपन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ऑफ इनर्ट गैस इन अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में है और उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अपन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में अपन ऐसे लिख लेते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो मैं क्या करता हूं, इनर्ट गैस मतलब गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, नाइट्रोजन, इट इज इनर्ट गैस। इस टाइप के इनर्ट गैस अपन ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसे तरीका बताता हूं जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसको अपन पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो अपने सारे क्वेश्चन डिवाइड हो जाए, उसको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पॉइंट्स में कैसे, अगर डेल्टा एन जी 0 है किसी रिएक्शन के लिए, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, देन नो इफेक्ट, then no effect of addition of inert gas, addition of inert gas to the equilibrium। मतलब कोई रिएक्शन अगर पहले से इक्विलिब्रियम में है और उसमें अगर मैंने इनर्ट गैस ऐड किया, तो अगर डेल्टा एन जी 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। N2 plus O2 gives you twice of N। अगर इस टाइप से कोई रिएक्शन है तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का करोगे, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, राइट। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, दूसरा चेक कर लेते हैं, इफ डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0, देन अब क्या होगा भाई, आपने कहा अगर डेल्टा एन जी 0 है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसमें भी अपन कहेंगे एट
कांस्टेंट वॉल्यूम, बट ये लिखा होना चाहिए इक्वेशन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर the reaction shift in the direction, shift in direction, अब मैंने क्या किया था इसको कैलकुलेट करने के लिए, मैंने इसलिए ऐसे किया था, मुझे तो ये पता चला कि भाई देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स कांस्टेंट रहेंगे तो रिएक्शन क्यों शिफ्ट होगा इधर उधर, क्यों? क्योंकि आपने कहा ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब मोल्स कांस्टेंट है। अब आपने कहा प्रेशर की बात की आपने, तो प्रेशर के लिए मैंने क्या सोचा कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनर्ट गैस के एडिशन से प्रेशर बढ़ता है तो पी बढ़ गया होगा एडिशन से। आपने कहा लेकिन वो तो प्रेशर को तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए इसे कम करना होगा कांस्टेंट करने के लिए। तो कैसे कांस्टेंट करें? तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, एडिशन ऑफ गैस से इनर्ट गैस से बढ़ गया होगा प्रेशर, कांस्टेंट करना है तो कम करना है, तो प्रेशर को कम कैसे करोगे? वॉल्यूम बढ़ा के। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम इंक्रीजेस, वेयर वॉल्यूम इंक्रीजेस। अच्छा ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पास गिवन है एग्जांपल N2 plus 3H2 is an equilibrium with twice of NH3, और इसमें अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं, अगर इसमें इनर्ट गैस ऐड करता हूं तो मैं कहूंगा देखो ये तो 1 वॉल्यूम है, ये तो 3 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम है, तो एडिशन ऑफ N2, हीलियम लिख लेता हूं, तो इसमें दो पार्ट आएंगे मेरे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं लिखूंगा नो इफेक्ट। आपने बताया ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं, और एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अपन कहेंगे देखो भाई इस केस में तो वॉल्यूम किस तरफ बढ़ रहा है, उधर 4 वॉल्यूम है इधर 2 वॉल्यूम है, तब तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा और रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, टू अटेन। अगर आप ये पार्ट याद रख लेते हो तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं। अब मैं आपको कितने भी प्रूफ बताऊं रहेगा ये, सिर्फ यही एक पार्ट ऐसा है जिसमें रिएक्शन में कोई चेंज आएगा, अदरवाइज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से बाकी सब कंडीशन में तो आपने लिखा नो। Only in case of constant pressure we say that reaction shift in the direction but the volume increases. That is all. अपन कहेंगे ठीक है भाई इसमें तो अपन कहेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये कांस्टेंट प्रेशर वाला एक क्वेश्चन करवा दो, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं, आपने लिख लिया होगा कि अपन कैसे बताते हैं, मतलब रिएक्शन वहां शिफ्ट करता है जहां वॉल्यूम बढ़ता है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन किया फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन
मेरे पास ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा इज इक्वल टू 20%। वेसल का वॉल्यूम फिक्स रहेगा ना, इसलिए तो मोल्स चेंज कर रहा हूं। देखते हैं ना कैसे, अभी तो वही तो करने वाले हैं। वेसल का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, वेसल के वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहे अपन, तो इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। गैलियस लॉ ना, ये नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्शन इन गैसियस स्टेट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अपन तो इसलिए तो अपन इनके मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम तो वेसल की बात ही नहीं कर रहे। 20% at 1 atmosphere is the equilibrium pressure. Calculate if 2 moles of N2 is added in the equilibrium reaction. Calculate the new equilibrium concentration of each. If 2 moles of N2 is added in this equilibrium, अपन क्या करेंगे? अब आंसर देख भाई, इस रिएक्शन में मुझे PCl5 गिवन है। अब गैसियस स्टेट में तो वापस लिखने की जरूरत नहीं, अपन तो सीधा लिख देते हैं, ये PCl3 प्लस ये। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 ले लेता हूँ, ये 1 ले लेता हूँ, ये x होगा तो ये 1 माइनस एक्स होगा इक्विलिब्रियम में, ये अपन को पता है। अब टोटल प्रेशर अपन को इक्विलिब्रियम प्रेशर गिवन है, सो प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज 1 एटमॉस्फेयर मुझे गिवन है, एंड अल्फा इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2.2 बिकॉज x बाय 1 इज अल्फा। वो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, आप लिखोगे Kp विल बी इक्वल टू Kc इंटू RT। अब इसको मैं लिख सकता हूं P इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम अप टू द पावर ऑफ डेल्टा। मैं Kc लिख लेता हूं, Kc विल बी इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x। P टोटल मुझे गिवन है, P एट इक्विलिब्रियम, N एट इक्विलिब्रियम में लिख लूंगा डेल्टा Ng1। अपन क्या करेंगे, x का वैल्यू 0.2 है, सो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय P इक्विलिब्रियम, तो आपको 1 एटमॉस्फेयर गिवन है, और ये नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 10 प्लस 10 प्लस 10 1 प्लस, तो ये 1.2। चलो कैलकुलेट कर लेंगे। 1/24 आया Kp मेरे पास, Kp is 1/24। Now we have to calculate the new equilibrium concentration when the N2 gas is added at constant pressure. To calculate the equilibrium concentration on addition of 2 moles of N2 at constant pressure. तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में? तो अपन कहेंगे एक काम करो, ऐड करके चेक करके बता किस तरफ ऐड किया, क्योंकि किसी के एडिशन से या किसी के रिमूवल से इसके Kp में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के एडिशन से या किसी के रिमूवल से Kp में कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 नहीं आया, 1.2 आया था, ऐसे था ना, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये 1 प्लस एक्स आएगा ना इसका सब, और x का वैल्यू 0.2। समझ में आ गया?
ठीक है, तो ये आपको पूछना है अगर कुछ गड़बड़ है तो, कुछ या आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया, चलेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे ठीक है भाई, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑन एडिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ N2 एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अपन कहेंगे ठीक है, मेरे पास PCl5 है, PCl3 है प्लस Cl2 है। अब ये तो पता ही था, आपने कहा था कि रिएक्शन उस तरफ मूव करता है जिस तरफ वॉल्यूम बढ़ता है। 1 वॉल्यूम था, 2 हो गया, तो चलो भाई ठीक है, ये N2 ऐड कर दिया। कितने 2 मोल्स, और ये कितना था 1 मोल। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लेते हैं इसके एडिशन से रिएक्शन उधर मूव किया होगा, तो नया कॉन्सेंट्रेशन ये Y होगा, ये Y होगा, ये 1 माइनस Y होगा। तो इसको लिखूं 2 माइनस Y। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, ये तो इनर्ट गैस है, ये थोड़ी रिएक्ट करता है किसी से। हाँ, तो रिएक्ट नहीं करता तो फिर इसके रहने से फर्क तो पड़ रहा है। हाँ, तो यही तो कैलकुलेट करना है कि इसके एडिशन से Y का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अगर Y का वैल्यू 0.2 से ज्यादा आया, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड किया। अगर 0.2 से कम आया, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आया। तो चलो कैलकुलेट करके बताते हैं। इस रिएक्शन में इधर P इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट अपन को 1 एटमॉस्फेयर गिवन है, और टोटल मोल्स क्या होंगे, तो अपन कहेंगे टोटल मोल्स हो जाएंगे 1 माइनस वाई प्लस वाई, और इसके भी तो मोल्स ऐड करो, ये थोड़ी रिएक्ट किया तो टोटल मोल्स तो अब ये हो गए ना, ये टोटल मोल्स हैं अपने पास। तो टोटल मोल्स मेरे पास आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू दैट इज 3 प्लस वाई। ठीक है भाई, 3 प्लस वाई कर लेता हूं, तो फिर मैं Kp लिख लेता हूं। Kp इज इक्वल टू Kc, Kc हो जाएगा y इंटू वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। तो Kc में 2 नहीं लिखना है, नहीं वो क्यों लिखूंगा, Kc तो PCl5 का होगा जो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा, ये तो इनर्ट गैस है, ये तो रिएक्ट भी नहीं किया। अच्छा, ठीक है, तो P इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, दैट इज टोटल मोल्स। और डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng में भी नहीं आएगा ये, नहीं, ये 2 माइनस 1 होगा। तो इसका डेल्टा Ng क्या होगा, 2 माइनस 1, वो भी बनता। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, लिख लेते हैं फिर। तो Kp मुझे गिवन है कितना, 1/24। किसी के एडिशन से या रिमूवल से ना इक्विलिब्रियम रिएक्शन कभी Kp Kc चेंज नहीं होते। तो फिर अपन कहेंगे भाई ये दिस विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई, और यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई और टू द पावर ऑफ 1। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा y के लिए, so I got this as 1/24 will be equal to y square upon 1 minus y into 3 plus y। इससे मैं y का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, क्वाड्रेटिक बन रहा है, मैं सॉल्व करूंगा, और y का वैल्यू जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0.2 आ रहा है। अब देख लो कैलकुलेट करके, इसको फैक्टराइज करके या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, तो y का वैल्यू 0.2 से बड़ा आएगा। अगर y का वैल्यू 0.2 से बड़ा आएगा तो बता देंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ होगा। कैलकुलेट करके देख लो उसको, y का वैल्यू 0.2 से बड़ा आ रहा है। तो ठीक है, अपन ने प्रूफ देख लिया, अपन को ये पता चल गया कि भाई N2 का रोल, यहां पर जो N2 या इनर्ट गैस होता है, वो ना तो इधर कोई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में उसका कोई यहाँ पर मतलब डेल्टा Ng में कोई रोल नहीं होगा, टोटल मोल्स में उसका एडिशन हो जाएगा, क्योंकि टोटल मोल्स इन द वेसल विल बी 10, उसमें उसका एडिशन होगा। और Kp एक्सप्रेशन सिर्फ रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, उसमें इनर्ट गैस नहीं है। सो अपन ने y इंटू वाई इंटू अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये सारा पार्ट अपन ने देख लिया कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करके अपन को राइट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। देयरफॉर रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पहले कितना 20% डिसोसिएट हो रहा था, अब अपन ने इनर्ट गैस ऐड किया तो 20% से ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है।
मतलब ये 20% से ज्यादा डिसोसिएट हुआ तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये देखो प्रूफ कर दिया अपन ने कि देखो मतलब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से रिएक्शन फॉरवर्ड वहां शिफ्ट होता है जहां वॉल्यूम बढ़ता है। ये एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो अपन को एक बात पता चल गया कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से कभी कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ एक ही केस है, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा जिस तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है। बता दें, ये आपका क्वेश्चन। तो ये अपन ने न्यूमेरिकली प्रूव करके देख लिया कि रिएक्शन में कैसे अपन को उसको सॉल्व करना। अब अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो अपन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है when the reactants or products are present simultaneously in more than one reactions, more than one reaction, उसको कहते हैं अपन simultaneous equilibrium when they are present in more than one reaction, right? ठीक है। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता, मेरे पास एक कंपाउंड है ए और वो एक बार रिएक्ट करता है बी के साथ, ऐसे कर लेते हैं ना, एक बार बी के साथ रिएक्ट करके बनाता है इक्विलिब्रियम सी, और ए दूसरे रिएक्शन में डी के साथ रिएक्ट करके बनाता है ई। ये ऐसे अपन को गिवन, मुझे गिवन था इनिशियली 2 moles ऑफ ए reacts with 1 mole of B and 2 moles of D to form C and E according to reactions. According to reactions. ये मुझे क्वेश्चन में ऐसे गिवन, अपन ने लिख लिया भाई, इनिशियली आपने कहा ये 2 moles है, ये 1 mole है और ये मुझे 2 moles। अब आप साइमल्टेनियस पे थोड़ा सा ध्यान देना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको साइमल्टेनियस रिएक्शन में अगेन कॉन्सेंट्रेशन लिखना आ गया तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन ही करना होता है बस। तो अपन क्या करेंगे, आपका मतलब है आपने ए को एक बार बी से रिएक्ट करवाया और ए को एक बार डी से रिएक्ट करवाया। जब ए को बी से रिएक्ट करवाया तो सी बना और ए को डी से रिएक्ट करवाया तो ई बना। अब अगर इधर कोई मोलर कोफिशिएंट लिखता हूं मैं ऐसे ट्वाइस या थ्राइस, तो अपन कहेंगे ये 2 और 3 जो आप लिख रहे हो ना, ये मोलर कोफिशिएंट्स हैं। मोल्स तो मुझे ये गिवन है, राइट? मतलब ये जो नंबर लिख रहे हो ना आप, इन नंबर का इनसे कोई रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज वो तो रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, अब अपन को एक बात पता है कि भाई अगर इसके 2 मोल्स मुझे गिवन है और इसका 1 मोल गिवन है, तो अपन कहेंगे अगर इसका 3 मोल्स है, अगर इसका 3x बनेगा तो इसका 3 टाइम बनेगा इससे, तो इसका 1 टाइम x माइनस होगा, इसका भी x माइनस होगा। मतलब अगर इसका 2 माइनस एक्स होगा ना, मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से x रिएक्ट किया, इसका x रिएक्ट किया 1 में से, तो इसके लिए 3x बनाऊंगा मैं, इनिशियली थोड़ी होगा वो, तो इक्विलिब्रियम पे आया 3x। तो ये तो अपन अब तक लिखते आए।
लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई ए इधर भी यूज हो रहा है और इधर भी यूज हो रहा है। अगर ये y बन रहा है तो मेरे पास ये 2 था तो 2 माइनस 2y करना होगा वो मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से, क्योंकि इसके जितने मोल्स रिएक्ट करेंगे इसके डबल मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो यहां पर 2x के बाद y भी यूज होगा, मतलब a जो है 2 था, x इस रिएक्शन में रिएक्ट कर गया और y इस रिएक्शन में यूज होगा। तो बचेगा कितना, इतना बचेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ए अपने पास इतना बचा हुआ है, अब आप वापस कर लो रिएक्शन। तो अपन कहेंगे भाई ए हो गया, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये क्या 2। तो अगर ये y, ये तो 0, अब y बनेगा तो ये 2 माइनस 2y हो जाएगा मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से, और ये 2 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस एक्स तो था ही, और माइनस वाई हो जाएगा, तो ऐसे। तो a का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 2 माइनस एक्स माइनस वाई, बचेगा। दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन व्हिच विल बी, ये हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट? तो अपन क्या करेंगे इसमें, जैसे अपन ने लिखा ये सब, अब अपन क्या करते हैं इसको एक बार फिर से, मतलब एक बार और कर लेते हैं ताकि सबको, मतलब किसी को कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब, क्योंकि 2 बार लिखे ना अपन ने, तो भाई कुछ कुछ लोग मतलब ऐसे हो सकते हैं स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आया, तो अपन क्या करें, ठीक है ना। अब जिसको नहीं समझा तो कोई बात नहीं, वो फिर से समझेगा, राइट ना। जिसको समझ में आ गया उसने बोल दिया कि भाई हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो। अब मैं फिर से लिख रहा हूं, A reacts with B to give you twice of C। आपने A का 2 मोल्स लिया था और B का 1 मोल लिया था, और ये थ्राइस C लिखा था, ठीक है। तो अपन ने कहा भाई देखो, इक्विलिब्रियम आने के लिए जब रिएक्शंस होंगे तो मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से होते हैं। तो अगर इसका 3x बनेगा तो इसका मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से -x होगा, और इसका मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से -x होगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, ये तो इनिशियल मोल्स थे, तो इक्विलिब्रियम पे टू इनिशियली 2 था, x रिएक्ट कर गया इक्विलिब्रियम आने के लिए, तो इक्विलिब्रियम पे क्या बचेगा 2 था, x माइनस किया तो 2 माइनस एक्स बच गया। ये 1 था, x रिएक्ट कर गया तो 1 माइनस एक्स बच गया, और वो 3x बन गया, आ गया इक्विलिब्रियम। ये लो भाई हो, तो अपन कहेंगे ये तो हम पढ़ते आए पहले से। अब अपन ने कहा देखो भाई ए जो है ना वो एक जगह और यूज हो रहा है, ऐसे रिएक्शन में यूज हो रहा है, तो अपन कहेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हो गया ना रिएक्शन, चलो भाई। तो आपने बी कितना ले रखा है 1, इधर डी था 2d, तो डी कितना ले रखा है 2 मोल्स, ठीक है। इसके कितने मोल्स हैं 2 माइनस एक्स। भाई अब इस रिएक्शन में रिएक्शन करना है तो इसमें रिएक्ट करने के बाद इधर रिएक्ट करवाऊंगा, तो इसके 2 माइनस एक्स है, ये 0। अब अगर ये y बनेगा तो जितने मोल्स इसके बनेंगे इसके डबल मोल यूज होंगे, तो ये -2y होगा, और ये इसका मोलर कोफिशिएंट 1 है तो इसका -y होगा। तो इक्विलिब्रियम में जब ये इक्विलिब्रियम आया, y मोल्स रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसके y मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स थे, और -2y हो गया, तो बचे कितने 2 - 2y बच गए। इसके कितने थे 2 माइनस एक्स था, y रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, कितना बच गया। इसका मतलब है कि वेसल के अंदर ए के जो मोल्स बचे होंगे वो कितने बचे होंगे 2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब एक ही वेसल में अपन ये बोल देंगे फिर कि देखो भाई ए के आपने 2 मोल्स लिए थे, एक्स तो इसमें रिएक्ट कर गए और वाई इसमें रिएक्ट कर गए, तो वेसल में ए के कितने मोल्स बचेंगे 2 माइनस एक्स माइनस वाई बचेगा। हाँ, तो फिर दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन नहीं होते, जितने बचे हैं आपको लास्ट में सभी जगह ऐसे करना पड़ेगा कि भाई ए जहां जहां लिखा हुआ है, क्योंकि ए के मोल्स अब जो हम बच्चे होंगे वेसल के अंदर, अगर कोई अलग अलग रिएक्शन में यूज हुआ है कोई भी कंपोनेंट, तो अपन कहेंगे उसके मोल्स हमेशा क्या होंगे, एक ही मोल्स होंगे। ऐसे नहीं होगा कि मतलब इधर 2 माइनस एक्स लिख दिया, इधर 2 माइनस एक्स माइनस वाई लिख दिया, अलग अलग रिएक्शन थोड़ी है, ये पूरा रिएक्शन एक ही वेसल में हो रहा है। अपन ये थोड़ी बोल सकते कि भाई एक ही वेसल के अंदर
एक ही कंपोनेंट का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है? इम्पॉसिबल, एक ही कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता तो अपन कहते हैं अच्छा जब अपन रसना पी रहे हैं तो एक सिप लगाया अलग मीठा था, दूसरा सिप लगाया अलग मीठा है, ऐसा थोड़ी होता है, एक ही टाइप से होगा मीठा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एक ही होगा किसी भी वेसल में। तो अपन को क्या करना होता है कि भाई एक्स यहाँ यूज हो गया था, वाई यहाँ यूज हो गया था, तो बचा कितना? 2 - x। इसको कहते हैं अपन साइमल्टेनियस। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एग्जांपल दूसरा लेते हैं, एक और एग्जांपल मेरे पास ऐसे लिखा है, मेरे पास एक कंपाउंड है ए दैट इज अ सॉलिड और ये डिकम्पोज होके बनाता है ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी बनाता है। ये भी गैस है, ये भी गैस, और मुझे बताया गया इसके लिए Kp1 होगा। अपन को पता है इसके लिए भी Kp कैसे लिखना है, अपन को पता है। दूसरा कंपाउंड मेरे पास गिवन था एक डी दैट इज अ सॉलिड 2 मोल्स। ये डिकम्पोज करके बनाता है, सपोज करते हैं अपन दैट इज ई प्लस सी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो अपन कहेंगे ऐसा होता है क्या अलग अलग कंपाउंड हो और एक ही प्रोडक्ट बने? क्यों नहीं होता? कहेंगे अपन, बताता है अपन को भाई कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करो, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO। मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करो, क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम में, तो अपन कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO। हाँ, तो CO2 इसमें ही बन रहा है, CO2 इसमें ही बन रहा है, ये कार्बोनेट है, ये सॉलिड हो गया, ये भी सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा। हाँ, तो कोई भी टाइप का रिएक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अपन ABCD से ये सीख रहे हैं कि भाई कैसे अपन उसको बनाएंगे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अब ये तो सॉलिड है, इनमें कुछ भी लिखो हमें क्या, दोनों के मुझे इसका 1 मोल गिवन था, इसका 3 मोल। ठीक है, अपन क्या करेंगे भाई, पहले इनिशियली ये दोनों आपने वेसल में डाल दी। ए अपना इक्विलिब्रियम ऐसे एस्टेब्लिश करता है। ठीक है भाई, तो इसमें इक्विलिब्रियम आने के लिए अपन ये लिख देते हैं, अगर इसके y मोल्स बनेंगे तो इसका 2y बनेगा, तो इसका -y हो जाएगा मोलर कोएफिशिएंट के साथ, ये हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, अगर ये x होगा तो ये x बनेगा, तो ये -2x मोलर कोएफिशिएंट। ठीक, अब C यहां से भी बन रहा है और C यहां से भी बन रहा है, तो C का कॉन्सेंट्रेशन एक ही हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, y यहां से बन गया, x यहां से बन गया, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितना हो गया? इससे भी बन रहा था C, इससे भी बन रहा था C, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं और बता देते हैं कि C कितना होगा। ये अपने पास इक्वेशन कैलकुलेट कर, जो भी कैलकुलेशन करवाना है आप करवा लो। सपोज आप कहते हैं मुझसे ऐसे देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उसमें भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। इसका Kp मुझे 9 गिवन था, इसका Kp मुझे सपोज 27, तो ले लिया एग्जांपल के लिए। तो अपन क्या करते हैं, देख भाई ये तो सॉलिड है, इनको तो भूल ही जाओ, Kp एक्सप्रेशन में आते ही थी। तो इधर जो गिवन है अपन को Kp, अगर ये गैसेस है तो मैं पार्शियल प्रेशर अज्यूम कर सकता हूं इसको, तो मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूंगा Kp1 विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर ऑफ 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, और Kp2 कितना लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ E इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C। तो और कर लेते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं अपन इसमें, तो अपन कहेंगे और Kp1 कितना था, 9 इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां पर मैं लिखूंगा 27 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। मेरे पास क्या आ गया, इसका रेशियो बना लो। तो अपने पास क्या रेशियो आ गया, तो अपन कहेंगे देखो भाई मेरे पास आ गया 9/27 विल बी इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे, तो अपने पास आएगा 4x² डिवाइडेड 4y² डिवाइडेड बाय x।
मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का रेशियो आ, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का रेशियो आ, तो अपन क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को कर लेते हैं, केपी ले लेते हैं। अब इधर थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा, उधर नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं इसको हटा लेता हूं। अब देखना क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे अपन को। बस इसलिए मैं दोबारा मैंने सेकंड टाइम फिर बताया था कि कैसे लिखना है आपको, ये लिखना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, अब अपने पास आ गया क्या, 9/27 का मतलब है 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आ गया अपने पास। therefore y square is equal to आ गया मेरे पास, that is equal to that is x/12 आ गया। ये रहा भाई आ गया मेरे पास। तो अब मेरे पास क्या गिवन है, मैं y स्क्वायर यहां से लिख सकता हूं, ये y भी लिख सकता हूं रूट लेके। तो अपन क्या करेंगे, अपन या तो x लिख लेते हैं, x को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं या y को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं kp2 ले लेता हूं। kp2 विल बी इक्वल टू x इंटू x प्लस वाई, ये है मेरे पास। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइन प्लस एक्स वाई। तो अपन वाई को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ना, तो x इंटू वाई को स्क्वायर अपन को गिवन है, तो रूट हो जाएगा x अपॉन 12 टू द पावर ऑफ 1/2। ये केपी अपन को गिवन है कितना, 27। चलो भाई कैलकुलेट, ये x है और ये 3/2 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा अपने पास, x1 प्लस 1/2 ना, सो 3/2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 12, ये 27। एक्स स्क्वायर अपन क्या करेंगे, इसमें से एक x कॉमन ले लेते हैं, तो कुछ ऐसे अपन x को कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ फैक्टराइज करके कुछ करके अपन, या फिर अपन कुछ ऐसे बना के इसको x कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है इसको सॉल्व करने में तो सॉल्व करना थोड़ा अपने लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपन को x कॉमन लेना पड़ेगा अपने पास। इस टाइप से इक्वेशन बनेगा, 27 इंटू √2 करते हैं, √12 करते हैं, इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर ऑफ 3/2। तो पावर ऑफ 3/2 में कुछ देखो भाई, कुछ आ सकता है तो x का वैल्यू, क्योंकि अगर अपने पास x आ गया तो अपने पास y भी आ गया, और x और y आ गया तो आप जो मर्जी चाहे पूछ लो। तो उस टाइप से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हाँ, मुझे लगता है KP1 करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर सीधा ही आ जाएगा। लेकिन इसमें भी y है ना, वो तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, वो भी y है ना, y लिखेंगे तब भी वो एक्स स्क्वायर ऐसे तो आ ही जाएगा, इसलिए वो भी चलेगा। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, आपको कैलकुलेट तो करना ही होगा, राइट। तो अपन कैलकुलेट करके जो मर्जी चाहिए यूज करो दोनों में से, तो एक्स और वाई अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ थीम बताया कि व्हाट इज द थीम, आप क्योंकि मोस्टली तो मुझे इसमें ये कोफिशिएंट लेके बताने थे ना, अपन को शीट वीट में और एग्जाम में तो काफी इजी पूछते हैं, ताकि कैंसिलेशन हो जाए फटाफट। अब तो उतना टाइम भी नहीं होता ना कि ज्यादा टाइम लगाए किसी क्वेश्चन, तो वी आर एबल टू राइट दैट और अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं एक साइमल्टेनियस का इक्वेशन देता हूं आपको, आप मुझे सॉल्व करके, इसमें एक्स कैलकुलेट करके अपन जो मर्जी चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास गिवन है, सपोज एक ऐसे क्वेश्चन गिवन है, तो अपने पास एक ए जो है वो रिएक्ट करके एक बार डाइमराइज कर लेता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 moles ऑफ ए इज मिक्स्ड विद 1 mole ऑफ बी in a vessel, so that the reaction take place as
एस, इसके लिए मुझे KP1 गिवन है, सपोज मुझे 4 गिवन, और एक बार A जो है वो रिएक्ट करता है B के साथ टू गिव AB, इसके लिए मुझे KP2 गिवन, इसका KP2 सपोज करता है मुझे कैलकुलेट करना है, अपन ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने थोड़ा छोटा इसलिए रखा कि डाटा थोड़ा इजीली मैं सेट कर पाऊं फटाफट, वो फटाफट कैलकुलेशन वाला डाटा। इसमें 2 मोल्स था, ये 0 था, तो अगर इसको x लिखेंगे अपन तो ये 2 - 2x है। तो दूसरे रिएक्शन के लिए A जो बचेगा वो 2 - 2x है अपने पास। अब अपन कहेंगे भाई इसका 1 मोल था अपने पास, ये तो 0 है। इक्विलिब्रियम आने के लिए अगर ये y मोल्स यूज होगा तो ये माइनस y होगा, और ये 2 - x 2x - y, ये लिखना सबको आ गया। तो A कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है इसमें, अगर इसमें डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बताऊं। ये पार्ट अगर लिखने में कोई डाउट नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन, क्योंकि फिर तो कैलकुलेशन रहता है ना, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अब मान लेते हैं मुझे गिवन है, और क्या गिवन है वो देखते हैं। गिवन दैट ठीक है ना, इसको मैं ना एपी ले लिया अपन ने, तो प्रेशर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गिवन दैट, इसको ना केसी बना लेते, थोड़ा इजी रहेगा। प्रेशर वाला इसके बाद कर लेंगे, क्योंकि प्रेशर मुझे यहां पर देना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैंने ऐसे कहा। तो अगर आपको ये लिखना आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर आपको कोई डाउट। अब मैंने कहा आपसे कि मोल्स ऑफ A2 एट इक्विलिब्रियम इज 1.5, मतलब A2 के मोल्स मुझे 1.5 गिवन है, मतलब x का वैल्यू मुझे 1.5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, अगर आपने मुझे x दे दिया तो मैं इसे ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, Kc1 इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कैलकुलेट कर कितना होगा भाई, 2 - x - y कर दूंगा ना कैलकुलेट। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे गिवन है ये 4, ये मुझे 1.5 गिवन है, और ये मुझे a स्क्वायर गिवन, तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दिख रहा है a स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको मैं क्या करता हूं इधर लेके जाता हूं, 1.5 डिवाइड बाय 4, तो दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज रूट ऑफ दिस, क्योंकि a है, तो रूट ऑफ 15/40 आएगा। 15/40 का मतलब हो गया 3/8, मुझे a का कॉन्सेंट्रेशन 3/8 पता चला, ये मिल गया मेरे पास कि a का कॉन्सेंट्रेशन कितना। अगर मुझे a का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया ना, तो मुझे ये पता चल गया कि रूट ऑफ 3/8 विल बी इक्वल टू 2 - 2x - y, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का। x मुझे गिवन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता चल गया, तो मेरे पास y आ गया, और अगर y आ गया, सिंस x इज इक्वल टू कितना 1.5, देन y विल बी इक्वल टू, अपन यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं और y कैलकुलेट कर लेते हैं, वी गेट y, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है। तो डाटा 1.5 क्या हुआ, सेट नहीं किया मैंने ठीक से। एक मिनट रुकना, अपन देख लेते हैं, कोई बात नहीं,
मतलब ये 1.5 क्योंकि डाटा एग्जैक्टली सेट नहीं हुआ होगा, बाकी ये क्योंकि 4 ले लिया ना मैंने, तो 4 लिया तो क्या हुआ, 4 लिया तो कैसे होगा, 4 लिया तो नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, उनको x का वैल्यू मतलब और छोटा करना पड़ेगा, तो अपन को x 1.5 से छोटा लेना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 0.5 लेता हूँ, अगर मैं 0.5 करता हूँ तो अगर मैं 0.5 करता हूँ तो 0.5 का मतलब हो गया 5/40 और 5/40 का मतलब हो गया 1/8। 1/8 का रूट लूंगा तो मेरे ख्याल से अब तो नहीं आएगा ना नेगेटिव, अब आ रहा है नेगेटिव, देखना जरा। देखो जरा x का वैल्यू आया क्या, नेगेटिव नहीं आया? आएगा। ठीक है, अपन एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं यार, बढ़िया सा, मतलब डाटा डाल के एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं। अभी क्या मेरा फोकस ज्यादा इन पे है, ये आप सीख जाओ बस लिखना, क्योंकि अगर वो सीख गए तो बाकी तो कैलकुलेशन है ना, बाकी तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो अपन चेक कर लेंगे। तो चलो एक डाटा सेट करके देखता हूं मैं, तो x कितना आ रहा फिर इससे, ये 1/8 हो जाएगा। x कितना आ रहा देखो भाई, कितना आया, अरे तुम लोग इतने सारे लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यार, बताओ तो। सर y 0.65 आ रहा है। ये 0.5 आ रहा है, x आ रहा है सर x 0.5 है ना, y 0.65 आ रहा है। y इज इक्वल टू 0.6 है यार अपने पास, ये आ गया। अब y अगर 0.65 आएगा तो अपना KC2 आ गया, इधर लिख देता हूँ, KC2 तो y अपॉन 2 माइनस 2x इंटू वाई, तो 2 माइनस 2x माइनस वाई हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा दैट इज 1 माइनस वाई। लो भाई KC2 अपन को कैलकुलेट करना था, y अपने पास 0.65 है, और ये तो a का कॉन्सेंट्रेशन है, वो अपने पास डायरेक्टली 0.5 है, और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई का मतलब हो गया 0.35, ये 0.3। लो भाई अपना आंसर आ, ठीक है ना, तो अपन बता सकते हैं भाई कितना आंसर आएगा। आया 13 और 35 3.7। लो भाई आ गया अपने पास 3.7। मेरे ख्याल से अपन को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं ताकि अपन को कोई डाटा ऐसा ना हो जिसमें कुछ नेगेटिव आ जाए या कुछ आ जाए, एक ऐसा डाटा अपन कर लेते हैं तो अपना कंसेप्ट हो गया, लेकिन वो लिखना आना चाहिए। चलो थोड़ा सा जैसे इससे ही मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता टाइप का हो, ऐसा कुछ। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फॉलोइंग रिएक्शन ऐसे लिख लें। अपन क्या करते हैं, N2O4 इज एन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस इट Kp मुझे गिवन है 6 इसको ऐसे बना,
टाइमराइज किया ना जैसे, और एक बार NO2 को रिएक्ट करता हूँ NO टू फॉर्म N2। एक मिनट रुकना, मैं मतलब सेट कर लूं क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करना। Kp2 में कैलकुलेट कर पाता हूं, एक मिनट देना, ताकि फिर ऐसा ना हो ना कि डाटा वो नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव नहीं आएगा, तब तो सॉल्व करके पूरा देखना पड़ेगा। NO2 and NO are mixed in the ratio of 2:1. If the partial pressure of N2O4 is 1.7 at equilibrium, calculate Kp2 for second at constant temperature. मुझे सारा डाटा मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। If the total pressure at equilibrium is 5.05, अब मुझे सारा डाटा मिलेगा। चलो भाई, अब आप सॉल्व कर लो, नहीं तो मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइमल्टेनियसली कर देंगे। अब ना देखो, मुझे पार्शियल प्रेशर्स गिवन है, इसलिए मोलर रेशियो गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, राइट ना? मोलर रेशियो गिवन है तो अपन क्या करेंगे, राइट? अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई इसका प्रेशर 2p होगा तो इसका प्रेशर p होगा, सॉल्व करो, क्योंकि वो मोलर रेशियो गिवन है और वो अपन को गिवन है। अब अपन को सलाह देने वाले ये भी बोल रहे हैं कि शीट के क्वेश्चन सॉल्व करें, बिल्कुल करो, कुछ कुछ तो ऐसे करो ना सिचुएशन बना के। शीट के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें उतना नहीं होगा बेटा, वो तो तुम्हारे लिए सोचने के लिए रखा हुआ है, तुम क्या सोचोगे, हाँ? तो शीट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही तो करना है 4:30 के बाद। अब बताओ, अच्छा सॉल्व वाले में से बोल रही थी, ठीक है चलेगा ना, वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है ना, शीट के उसमें फिर अच्छा कंसेप्ट भी निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक कंसेप्ट भी होना चाहिए ना।
हुआ? चेक करें, देखो अगर इसका प्रेशर x होगा तो इसका प्रेशर -2/2x करना पड़ेगा ना। अब ये वाले पार्ट को अगर तुम्हें लिखना आ गया ना, बाकी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको किसी क्वेश्चन, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करना, वो क्वेश्चन तो हो जाएगा। अगर ये y बनेगा तो ये -y होगा, और ये तो इतना था 2p - 2x था, उससे y माइनस किया तो इक्विलिब्रियम पे ये होगा। अपन को क्या करना पड़ेगा, NO2 इधर भी था, NO2 इधर भी था, तो इधर अपन ने लास्ट में देखा कि भाई इतना बचना चाहिए ओवरऑल सारा रिएक्शन करने के बाद, तो सभी जगह आप ऐसे कर लें। अब अपन ने कर लिया, ये लिखना अगर आ गया तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। शुरू करें। अब डाटा जो गिवन है अपन को उसकी बात करते हैं। मुझे इसका पार्शियल प्रेशर गिवन है और केपी गिवन है, मतलब मुझे इसका एक्स का वैल्यू गिवन है, तो मैं लिखूंगा KP1 विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, NO2 टू द पावर ऑफ। तो मैं लिखूंगा ये अपन को गिवन है 6.8, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, so that is 1.7 divided by we got partial pressure of NO2, ये 4 टाइम्स जा रहा है 1/4, तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 मेरे पास है, और रूट करेंगे तो 2 आएगा, 1/2 इज 0.5। ये लो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बोलो। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, वो इक्वेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, और वो तो ये है इक्वेशन में, मतलब मेरे पास आया 2p - 2x - y, एक आ गया, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, और वो कितना आ रहा है 0.5, और एक मुझे गिवन है यहां से दैट x इज इक्वल टू 1.7। अब मुझे अगर P और मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, बिकॉज मुझे P चाहिए। अपन क्या करेंगे, अब अपन डाटा और क्या गिवन है, टोटल प्रेशर, P टोटल विल बी इक्वल टू जो वेसल के अंदर जितने भी गैसेस हैं सबका सम होता है टोटल प्रेशर, वेसल के अंदर जितने गैसेस हैं उनका सम होता है टोटल प्रेशर। तो अपन कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3, यही गैसेस है जो वेसल के अंदर। ये मुझे गिवन है 5.05, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 तो मुझे पता है, एक्स आपने दे रखा है 1.7, NO2 का पार्शियल प्रेशर आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज NO2 का पार्शियल प्रेशर ना 0.5, NO का पार्शियल प्रेशर इज P - y, और N2O3 का पार्शियल प्रेशर इज y। बड़ा इजी आ गया, कैंसिल हो गया। ये मेरे पास आया कितना, तो अपने पास आया ये 2.2, ये अपने पास 2.2 आया, तो अपन कहेंगे भाई देखो 5.05 माइनस 2.2 इज इक्वल टू आया मेरे पास P, सो P इज इक्वल टू आया मेरे पास कितना आएगा, इधर 2 माइनस करते हैं, सो 2.85 आ जाएगा एटमॉस्फेयर। अब अपने पास सारा कुछ आ गया, देखो यहां पर एक सब्स्टिट्यूट करते हैं, P भी अपन को पता है क्या है, X भी अपन को पता है क्या है, तो Y कैलकुलेट कर लेते हैं, Y आ गया तो P पता है, Y पता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो अपन क्या कर लेंगे, अपन कहेंगे भाई 2 इंटू फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2.85 माइनस 3.4, वो 2x ना, x इज 1.7 माइनस y इज इक्वल टू 0.5, तो इधर मैं लिखूंगा तो है ना
5.07 minus 3.4 minus y is equal to 1.5. तो इसको माइनस करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो वो भी माइनस करना होगा। 5.70 minus 3.4 minus 0.5 is equal to y. So y will be equal to कितना, ये आ जाएगा अपने पास 3.9। 3.9 को माइनस करते हैं 5.7 से, तो I got the value of y. So 5.7 minus 3.9, 3.9 माइनस करूंगा तो 17 में से 9, 1.8। 1.8। ठीक है बेटा, फिर तो अपने पास आ गया ना। वो Kp2 अपन को कैलकुलेट करना है। Kp2 is y, that is 1.8, y divided by p minus, अपन तो सीधा सीधा ऐसे लिख लेते हैं, partial pressure of N2O3 divided by partial pressure of NO into partial pressure of NO2। ये अपन को 1.8 गिवन है, ये अपन को डायरेक्टली गिवन है 0.5, और ये अपन को गिवन है p minus y। p कितना था अपने पास 2.85, और ये तो 1.05 आया है, ऑलमोस्ट 1.5 ही हो गया, 1 ही हो गया। तो 0.5 का मतलब हो गया, अपन इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको ये ऑलमोस्ट 1 अज्यूम कर लो अगर आप, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 3.5 के आसपास आ, है ना। ये 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि इसको 1/2 करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3.6, उसको थोड़ा सा मतलब 1 से डिवाइड करूंगा, क्या 1 से थोड़ा सा ज्यादा से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3.5 के आसपास। ये लो भाई, अल्टीमेटली क्या होता है, आपको ये लिखना आना चाहिए। अगर आप ये लिखना आ रहा है तो फिर क्वेश्चन में टिक, फिर तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है सब कुछ। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको उसमें फोकस किया है कि भाई आप कैसे लिखते हैं। अब अपन चेक कर सकते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। अब अगर थोड़ा सा तुम लोग शुरू में मतलब वो गड़बड़ नहीं करते तो आज आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुका होता, और अपना पी ब्लॉक खत्म हो चुका होता, और आयुपेक नेमिंग भी खत्म हो चुका, और हम कंफर्ट जोन में मजे कर रहे होते हैं। अपन को कोई बैकलॉग का टेंशन नहीं होता, है ना, अपन को कोई बैकलॉग का टेंशन नहीं। तो अपन करके बताओ। अब थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, there is no reaction which can take place without a decrease in free energy, और फ्री एनर्जी को अपन जी से डिनोट, मतलब हर एक प्रोसेस का एक फ्री एनर्जी होता है, हम उस फ्री एनर्जी को यूज करते हैं तो प्रोसेस होता है उसकी फ्री एनर्जी। जैसे हमने खाना वाना खाया, हमारे पास एनर्जी है, वो हमारी फ्री एनर्जी है। अब हम वर्क डन करेंगे तो हमारी एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल टू वर्क डन होगा। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होगा ना जिसमें अपन प्रोसेस को करें और एनर्जी डिक्रीज ना हो। सो in all process what will happen, there will be a decrease in free energy. For a chemical reaction, when free energy of each reactant and product is given, the change in free energy of the reaction is given as, अपन ऐसे given delta G of the reaction, जो भी अपन को गिवन होगा, नॉट लगाने का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस,
will be equal to summation of delta G naught of the product, जो product की free energies की minus summation of delta G naught of the reactant, और reactant का free energy होगा। अब फ्री एनर्जी किसी का भी कैलकुलेशन जो अपन को करना होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होते हैं, अपन को किसी के याद नहीं करने होते फ्री एनर्जीज। तो एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसमें। मान लो एक एग्जांपल है, इन अ रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन है C3H8 on combustion gives CO2 plus 4H2, ये मुझे गिवन। ऑप्शन हो गया 4 3 6 plus 4 that is equal to 5, बैलेंस हो गया रिएक्शन। If we are given the free energies of each reactant and product, फ्री एनर्जी जो है टर्म जो है वो थर्मोडायनेमिक टर्म है, और थर्मोडायनेमिक टर्म्स जितने भी होंगे वो 1 मोल के लिए गिवन होते हैं, उनके वैल्यूज मतलब पर मोल के लिए गिवन होगा। और पर मोल देन डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन लिख देता हूं, तो मुझे इनके फ्री एनर्जीज क्वेश्चन में गिवन होंगे पर मोल्स के हिसाब से। तो मैं लिखूंगा डेल्टा जी नॉट ऑफ, जैसे वैल्यूज होते हैं फ्री एनर्जीज, इसका वैल्यू गिवन है अपन को 285, ये गिवन है अपन को सपोज 90, ये गिवन है अपन को पर मोल 394.3, ये गिवन है अपन को 271.2, इस टाइप के वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होते हैं, हमें याद रखने की जरूरत नहीं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते कैसे। तो अपन कहेंगे डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट इसमें ये दोनों हो गए। तो मैं लिखूंगा, देखो भाई मुझे फ्री एनर्जी आप CO2 का दो, ये मुझे पर मोल गिवन होगा जैसे आपने बताया, तो 3 मोल के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई, समेशन का मतलब है मुझे सम करना होगा प्रोडक्ट्स का, तो 4 इंटू फ्री एनर्जी ऑफ H2O हो जाएगा। ये प्रोडक्ट्स का फ्री एनर्जी का समेशन हो गया। अब रिएक्टेंट की बात करते हैं, ये 1 मोल है तो अपन लिखेंगे डेल्टा जी नॉट ऑफ C3H8, वो अपन को गिवन होगा क्वेश्चन, प्लस 5 मोल्स ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ O2, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन। ये वैल्यूज दे दो आप, न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे मैंने आपसे कहा ये मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगे, इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। अगर मैं डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर लूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि इसके कंबशन से कितनी एनर्जी लिबरेट हुई, जिसको मैं वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये मैक्सिमम, जब नॉट लिखते हैं अपन तो नॉट लिखने का मतलब है एट 298 का, what is the maximum energy present with the reaction which can be used to do the work। तो इसके कंबशन से 1 मोल के कंबशन से कितनी एनर्जी अवेलेबल है टू डू द वर्क, वो अपन को पता चले। तो ऐसे ही अगर हमें कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है तो उसके लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। मैंने तो एग्जांपल लिया है कि भाई कोई भी रिएक्शन मुझे गिवन होगा, मैं उसके लिए फ्री एनर्जी कैलकुलेट। अब मान लो, अब अपन कहेंगे ये तो अपना एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। नाउ तो अगर हम फ्री एनर्जी चेंज की बात करें, ये जो नॉट लगाते हैं ना अपन, ये टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस अपन को, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द प्रोसेस गिवन होता है, तो ये टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस मुझे गिवन है, द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। अगर मैं, मेरे पास सपोज कुछ सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, एक सेल है, उससे वर्क डन करता हूं तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इसकी फ्री एनर्जी जो मैक्सिमम थी इसके पास वो ये है, इसमें से कुछ यूज करोगे
तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। जैसे अपन क्या करते हैं, रिमोट में सेल डालते हैं, नए सेल डाले, उसके बाद अपन ने उसको थोड़ा यूज करते हैं तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब उसकी एनर्जी खत्म, डेड सेल। तो अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं, अच्छा इसका मतलब है एनर्जी यूज्ड हो जाएगा। ये टोटल है, अगर अपन यूज करेंगे तो एनर्जी यूज हो जाएगी। तो बचे हुए एनर्जी को अपन लिखेंगे एनर्जी लेफ्ट, ये फ्री एनर्जी लेफ्ट। तो अपन कहेंगे ये डेल्टा जी जो लेफ्ट होता है एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, तो हमें पता होगा, ये ऐसे रिएक्शन से कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ये तो टोटल है। और जो एनर्जी यूज होगा, जब अपन किसी चीज को, जैसे ये अपने पास 1 मोल था, तो जितना इसका कंबशन आप करते जाओगे उतना इसका अमाउंट कम होता जाएगा, तो फिर एनर्जी अवेलेबल विद द रिएक्शन कम होती जाएगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये डेल्टा जी जो होता है वो अपन ऐसे यूज करते हैं। इसका डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यूसी। क्यूसी इज अ रिएक्शन क्वेश्चन फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये होता है डेल्टा जी। अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू दैट कि भाई डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यूसी होता है। ये इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए, इसके डेरिवेशन बाद में होते हैं, अभी नहीं। तो अभी अपन डायरेक्टली लिख ले रहे हैं कि अच्छा हम यूज करेंगे तो वो इस टर्म में हमें लिखना। अगर हम सारा का सारा जो टोटल एनर्जी मेरे पास सेल में गिवन था, ये भी एक सेल है, हाइड्रोकार्बन सेल बोलते हैं बड़े सेल, अगर जितना भी एनर्जी सेल में गिवन था वो सारा का सारा यूज कर लूं तो अपन कहेंगे यूज करोगे तो मैं इसको 0 लिख दूंगा, फिर एनर्जी लेफ्ट विद द सिस्टम विल बी 0। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों फिर बराबर हो जाएंगे अगर बचा हुआ एनर्जी 0 हो गया तो। जब कोई भी सेल या कोई भी सिस्टम अगर जितना एनर्जी है उतना सारा का सारा यूज कर लिया तो वो कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट पोजीशन को अपन कहते हैं, कंडीशन को अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी लेफ्ट विल बी इक्वल टू 0, मतलब ये 0 हो जाएगा क्योंकि जितना ये था उतना ही हो गया। ये लॉग बेस ई लिखा हुआ है एल एन, तो अपन क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम दैट विल बी 0, फिर ये दोनों बराबर होंगे तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी, क्योंकि फिर दिस विल बी इक्वल टू दिस, मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस हो जाएगा। वो 0 है तो इसको उस तरफ लेके जाते हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस आर टी लॉग बेस ई ऑफ, अब इसमें ये केस क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्यूसी नहीं लिखते, केसी। दिस वाज थर्मोडायनामिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम। This is how we represent the thermodynamics in chemical equilibrium. So equilibrium पे डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी 0 होता है। डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी अगर रिएक्शन को करना है, फॉरवर्ड ले जाना है तो नेगेटिव होना चाहिए। अपन एक और बात लिख सकते हैं इसमें, we know that at equilibrium delta G is equal to 0 and delta G naught is equal to minus RT। मैं इसको log base 10 में कन्वर्ट कर लेता हूं। वो log base 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ln को, और मैथ्स में आपने सीखा log base e को log base 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इधर अपन लिख सकते हैं दैट इज delta G naught is equal to RT, like that we can write that, है ना। तो ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेता हूं मैं, वी कैन से दैट, और अब इक्वेशन 1 है ही हमारे पास तो क्यों बोल, इधर इक्वेशन लिखो, log base E ln of Kc will be equal to minus delta G upon R प्लस C लिख लेता हूं, ताकि मैं इसको ना y इक्वल टू mx प्लस C कर लूं। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो पता होता है, और इससे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, log of Kc will be equal to minus delta G naught upon 2.303 R 1 upon T प्लस C कर देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, तो अपन ऐसे ही बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो दोनों जगह ना आपको ये देखना पड़ेगा, स्लोप आपको दिख रहा है उसमें कि स्लोप क्या लिखा हुआ है हमने क्वेश्चन में, अपन को गिवन होता है स्लोप्स। तो इसमें अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें ना y एक्सिस और x एक्सिस में ना, तो अपन को स्लोप ऐसे दिखेगा, ये y था ना, तो ln ऑफ kc, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज 1/t, तो स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो अपन ऐसे लिखेंगे, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय r। लेकिन अगर ग्राफ आप log ऑफ kc वर्सेस 1/t में ड्रॉ करोगे, तो फिर मैं इसका स्लोप लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 r। तो वो देख लेंगे, तो कई बार अपन को फ्री एनर्जी इस टाइप से दे देते हैं ग्राफ बना के, कि अगर इसका स्लोप मुझे गिवन है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। तो r तो अपन कहेंगे 8.314 लेंगे तो जूल्स में होगा, स्लोप अगर गिवन है तो जूल्स में एनर्जी बता सकते हैं, ठीक है। ये फ्री एनर्जी मतलब मोस्टली दे आर रिलेटेड टू अदर चैप्टर्स, लेकिन अपन ने थोड़ा सा मतलब हमें ये इक्वेशन पर ध्यान रखना है कि कब ये डेल्टा जी नॉट है और कब केसी का डेल्टा जी से क्या रिलेशन होता है, केसी होता है तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट है और डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पर 0 होता है। एक और होता है जिब्स फ्री एनर्जी, Gibbs free energy is delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S। लास्ट क्लास में हमने बस पढ़ा नहीं था थर्मोडायनामिक्स में, दैट इज Gibbs free energy। तो ये तो वैल्यू अपन को पता है क्या, माइनस 2.303 RT log of Kc डेल्टा H naught माइनस T डेल्टा S। अपन तो ऐसे भी लिख सकते हैं log of Kc will be equal to डेल्टा H naught डिवाइडेड बाय, माइनस साइन भी है, माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 2.303 R और T प्लस डेल्टा S नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 R। यहां पर y इक्वल टू mx प्लस c, आप देख सकते हो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं log ऑफ kc वर्सेस 1/t में, तो जिब्स फ्री एनर्जी के हिसाब से स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एच के फॉर्म में माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आ रहा है, दिस इज द स्लोप।
मतलब मैं डेल्टा एच नॉट भी बता सकता हूं अगर मुझे उसका स्लोप गिवन है। और इंटरसेप्ट अगर अपन को गिवन है तो अपन को पता है व्हाट इज द इंटरसेप्ट, वो प्लस में था इसलिए मैंने इसे ड्रॉ किया, डिवाइडेड बाय 2.3, इसलिए मैंने इनके भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव में रखे बिकॉज सी जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा, सी जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा। डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है बिल्कुल, और इसमें अपन बताएंगे भाई अगर केसी का वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है, अगर केसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, डेल्टा एस मतलब दैट इज एंट्रोपी, डेल्टा एस इज एंट्रोपी, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में थोड़ा सा एंट्रोपी पढ़ा था, ये अभी मतलब रहने देते हैं, अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं कि अगर कैलकुलेट दिस इज, हाँ अपन ये जरूर लिख लेते हैं कि यहां पर डेल्टा एस नॉट इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, क्योंकि कम से कम पता तो रहे अगर कुछ गिवन है तो इसको बोलते क्या। अभी थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखना है थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा व्हाट इज एंट्रोपी, और वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अपन ये जरूर बोल सकते हैं कि देख भाई फ्रॉम इक्वेशन delta G naught is equal to minus 2.303 RT log of Kc. If Kc is equal to Kc is greater than 1, मतलब अगर ये greater than 1 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी। If Kc का वैल्यू लेस देन 1 नेगेटिव है, अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर Kc का वैल्यू 1 है देन डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू 0 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या वाइस वर्सा। अगर डेल्टा G नॉट नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन अपने आप हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन 0 है या 0 है, नॉन स्पॉन्टेनियस। वो रिएक्शन अपने आप नहीं होते हैं, उनको अपन को एक्सटर्नल सोर्स लगाना होता है टू कैरी आउट द, अपन को एक्सटर्नल सोर्स लगाना होता है टू कैरी आउट द। ये आपका फ्री एनर्जी वाला पार्ट है। हमें फ्री एनर्जी में मोस्टली ये याद रखना है, ये केसी से रिलेटेड है, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट इज 10 बट डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता। जब अपन को डेल्टा जी नॉट गिवन है तो टेम्परेचर बताने की जरूरत नहीं, इट इज 298 केल्विन। डेल्टा जी नॉट पे टेम्परेचर हमेशा 298 केल्विन। ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये आपका चैप्टर भी क्लोज हो, ठीक है। तो we can have a break of 10 minutes, ऐसे कुछ ब्रेक ले लेते, और उसके बाद फिर अपन शीट निकालो, आप अपने डाउट पूछ लेना, और डाउट हो गया तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसको उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे आप, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी मेरे ख्याल से 4:24 हो रहा है, तो अपन वी कैन हैव अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, चलेगा? तो अपन 10 मिनट्स के बाद ये सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना। जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा रैंडमली तुम पूछ लो या मैं कर लूंगा शीट से, कि रैंडमली कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा तुमको पता भी तो चलेगा बेटा कि अच्छा कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, आपने पढ़ाया हमको अच्छा लगा,
एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो बताओ तो सॉल्व कैसे, अटेम्प्ट कैसे करें। तो पहले अब अपने क्वेश्चन पूछना, उसके बाद तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं भी चाय पी लेता हूँ, तुम लोग भी चाय पी लो जो भी, ठीक है। नहीं लीव नहीं करना है, ये मतलब अगर आपको लगता है डाटा वगैरह यूज हो रहा है तो लीव करो, बाद में आ जाना, नहीं तो मैं तो ऐसे ही रखूंगा, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही बस वीडियो ऑफ कर देता हूँ और बंद कर लेते हैं, रुक जाते हैं।